Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. बच्चों, आज जो है हम अपना जो गृह कार्य है वो करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। बच्चों, कल जो है हम मौसम या अपनी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की जो है हमने विवेचना की थी। आज हम करेंगे कि भारत में जो है कितनी जो है ऋतुएं हैं और उन ऋतुओं का जो क्रिया विधि है कि कैसे स्टार्ट होता है, क्या उसमें वायुदाब रहता है, कैसे जो है पवनें किस दिशा में चलती है, बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर जो है वो कौन से पार्ट में कितना रहता है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब शीत ऋतु के बारे में जब बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहेंगे कि जो ना इसमें तापमान जो है बहुत कम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती है, रातें जो काफ़ी सर्द भरी होती है। बट बच्चों, पूरे इंडिया में जो ना ऐसी कंडीशन नहीं होती। यह कंडीशन सिर्फ भारत के उत्तरी पार्ट में होती है। दक्षिण पार्ट के अंदर जो है शीत ऋतु जो है वो नाम की शीत ऋतु होती है। वहाँ टेम्परेचर जो है वो जो है काफ़ी ऊंचा रहता है। ये क्यों रहता है, ये सब बातें जो है हमने जो अक्षांश वाला टॉपिक था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर, उसमें से एक टॉपिक जो हमने क्लियर किया था। अब हम करते हैं शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। पहला पॉइंट है हमारा धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। बच्चों, इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न सतह पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह जो वो आरंभ हो जाता है। देखो बच्चों, इसमें क्या कहता है कि भारत का जो दक्षिण उत्तर भाग है, उत्तर भाग के अंदर हिमालय पर्वत स्थित है। उस हिमालय पर्वत के जो है उत्तर में जो है उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने पर जो है ना जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर जो है वो चलती है, यानी कि नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ जो है उसमें चलेगी। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है। देखो यहाँ पर जो है ना यही कह रहा है कि जो पवनें हैं वो दक्षिण की तरफ जो प्रवाह आरंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। देखो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जब पवनें जो ना स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी तो वो पवनें जो शुष्क होएगी, उसमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होएगी। तो यहाँ पर जो है वो शुष्क पवनें चल रही है, क्योंकि वो मध्य एशिया के अंदर जो पार्ट है वहाँ पर समुद्र का जो भाग नहीं है, वो स्थल भाग है, तो वहाँ से शुष्क हवाएं जो है वो चलती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है, ये बदलती रहती है। पूर्व में मध्य गंगा घाटी के उत्तर पहुंच जाती है। परिणामस्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये उत्तर पश्चिमी जो पवनें हैं उनसे जो है ये प्रभावित हो जाती है और गंगा घाटी को जो है संपूर्ण जो वो चपेट में ले लेती है। अब हम बात करते हैं जट प्रवाह और ऊपरी वायु परिचालना। ये था हमारा समतल या भूभाग से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि ऊपरी प्रवाह के अंदर जो है ना किस तरह की जो है हवाएं चलती है और कौन सी दिशा के अंदर चलती है। जट प्रवाह और उत्तर वायु परिसंचरण। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतह पर बहती है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह जो जट प्रवाह या ऊपरी वायु परिसंचरण के बारे में बात हो रही है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि भूतल से 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया से पूर्व बहने वाली पुष्पा पवनों के प्रभावाधीन होते हैं। ये जो ना पश्चिमी जो पवनें जो बहती है उससे
पूर्ण रूप से जो ये प्रभावित होती है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। और बच्चों, इन जेट प्रवाह की जो गति है जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जेट प्रवाह जो कि दक्षिण, इसकी एक शाखा जो है वो कौन सी साइड जाएगी, वो हिमालय के दक्षिण की ओर जो है वो बहती है, और एक जो है इसके उत्तर की ओर बहती है। ये दक्षिण शाखा की औसत स्थिति फरवरी के लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। यानी कि यह कर्क रेखा से जो है थोड़ा सा उत्तर के अंदर जो इसके ऊपर से, या हम यूँ कहें कि ये जो मालवा पठार और जो उच्च भूमि है उसके ऊपर जो है प्रभाव करती है ये। और इसके कारण क्या होता है, इस हवा चलने के कारण कि भारत के अंदर जो है टेम्परेचर जो है ना वो और डाउन चला जाता है, मौसम जो है वो और ठंडा हो जाता है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ अथवा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बच्चों, यहाँ जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में बात हो रही है, ये जो है भारत के अंदर शरद ऋतु के अंदर जो है प्रवेश करती है और भारत के जो उत्तरी मैदानी भाग के अंदर जो है ये वर्षा करती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर से होती हुई जो भारत में ये प्रवेश करती है। यह जो है भूमध्य सागर पर जो है ये उत्पन्न होता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जल प्रवाह के जो है पास लगने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि उसका प्रभाव जो है ना वो इसी दिशा में होता है, तो उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आसपास के जो वायु है, जो दबाव है, उनको अपने साथ जो है वो ले लेती है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। बच्चों, जब भी ये विक्षोभ आते हैं तो क्या होता है कि रात को जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रात को भी लू चलने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा ऊंच बन जाता है। उसके बाद ये कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन कटिबंधीय चक्रवातों से तेज़ गति की हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा करती है। और उसके बाद जो है ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों से जो है ये टकराते हैं और वहाँ पर जो है मूसलाधार वर्षा जो है वो लेकर आते हैं। और आप लोगों ने जो है ना इस तरह के जो चक्रवात है उनके बारे में सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले भी जो है एक ऐसा ही चक्रवात जो है वो आया था, जिसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक जो है उसने प्रभावित किया था। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। इसके अंदर जो है सेम वही पॉइंट हमारे रहेंगे। सबसे पहले रात्रि वायुदाब पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है तो उपमहाद्वीप के निम्न तथा उस दोनों ही सतहों पर वायु परिसरण में उत्क्रमण होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जब ग्रीष्मकालीन मौसम आता है तो पृथ्वी की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन जो है ना वो हमारे जो वायु जो प्रेशर है, उसके जो एयर प्रेशर है उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतशोषण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन जो है वो नाम लिया गया है। और यह जोन जो है ना वो खिसकता रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो यह हिमालय के जो है वो दक्षिण दिशा में चला जाता है, और जब शीत ऋतु आती है तो हिमालय के जो है ये जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो यह हिमालय के उत्तर दिशा में खिसक जाता है, और जब शीत ऋतु आती है तो हिमालय के दक्षिण दिशा में खिसक जाता है। जब ये मूव अपने स्थान से जो है ये हिलता है, तब जो है यह वायुदाब के क्षेत्र को जो है जिस भाग से मूव करेगा उस भाग के अंदर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है वो ये बना देता है। उसके बाद ये कहता है कि जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु प्रसरण संचरण वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है।
जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर पूर्व जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है ये हवा, और काफ़ी तेज़ गति से चलती है। और यह जो ना 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में जो ना ये चलती है। अब हम बात करते हैं जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है, और यह चक्रवात जो मार्ग में जो भारत में सर्वाधिक वर्षा यह करता है। जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून जिसको बोलते हैं वो इसी की जो वो शाखा है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। तो जो भारतीय मानसून के बारे में है कि ये कैसे अग्रसर होता है, कैसे आता है, कैसे इसकी कौन सी जो एक ओशन करंट है जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट डालती है, वो सब बातें जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।